ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है। लेकिन आप उस लम्हे को संभालिए जहां पर जिंदगी खड़ी है। अर्थात जहां अभी हैं, जिस हालात में हैं, उस हालात को सुधारने की कोशिश करिए। सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और मैं बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं। और देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पैसे की। क्योंकि धनु राशि पर शनि की साढ़े ढैया शुरू होने वाली है 29 मार्च 2025 से। और शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की दशा अंतर्दशा कहते ही तो रोंगटे खड़े होते हैं ना, कि पता नहीं ये क्या कुछ करेगा। और ये बेहतरीन ग्रह होते हैं। बेहतरीन बेहतरीन साढ़े साती हो सकती है आपके लिए, बेहतरीन ढैया हो सकती है, दशा अच्छी हो सकती है, रंक से राजा बना सकती है ये दशा, ये साढ़े साती, ये ढैया। लेकिन नवंबर कैसा रहेगा, इसी विषय पर पैसे की बात कर लेते हैं। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं, आपके ऋण की बात कर लेते हैं कि पैसे आने वाले जो रास्ते हैं, वो रास्ते कैसे हैं? जो ब्लॉकेज हुए हैं आपके पैसे आने के लिए जो रास्ते, वो ब्लॉकेज खुलेंगे, नहीं खुलेंगे? क्या कुछ होगा? बिज़नेस चलेगा, नहीं चलेगा? नौकरी में प्रमोशन होगा, नहीं होगा? या फिर नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी? क्या कुछ होगा? बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे रहेंगे, नहीं रहेंगे? या फिर कलीग के साथ में रिश्ते कैसे रहेंगे? पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है? यानी कि किसी के साथ प्रेम संबंध है आपका, विवाह करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो उस स्थिति में, या नहीं भी करना चाहते फिलहाल, तो फिर लेकिन कटुता है, तो उसमें मधुरता आएगी, नहीं आएगी? विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, वो तलाश पूरी होगी, नहीं होगी? इन सभी बातों पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, आइए। देखिए, इसकी सबके लिए शुक्र अर्थात जो है ना, वैभव का ग्रह है। शुक्र अर्थात समृद्धि का ग्रह है। शुक्र अर्थात लक्ष्मी है। शुक्र अर्थात लग्ज़री है। सब कुछ शुक्र ही है, ये मानकर चलिए। और आपके लिए तो शुक्र क्या मायने रखते हैं कि पैसे आने के जो रास्ते हैं, उसको दिखाने वाला, उस रास्ते को बनाने वाला, उस रास्ते में आए पड़े हुए जो ब्लॉकेज हैं, उन ब्लॉकेज को हटाने वाला ग्रह शुक्र ही है। तो अब ऐसी स्थिति में शुक्र जो है, 6 नवंबर को ये शुक्र जो यहाँ है, ये आ जाएँगे आपकी ही राशि में। अर्थात आपकी राशि में आने के बाद जैसे ही मानकर चलिए कि साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आ गई हों, ये मानकर चलिए। क्योंकि आपका लाभेश है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है ये। ऋण अगर आपने लिया हुआ है, तो ऋण से उऋण होने का समय दिखाई दे रहा है, ये भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। शत्रु अगर आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो शत्रु अब हावी नहीं होंगे, बल्कि शत्रु पर आप हावी हो जाएँगे, ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। मामा पक्ष से रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई हों, इन भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, वे मार्केटिंग के काम हो या अन्य प्रकार के कोई भी काम हो, उनके आय के स्रोत खुल जाएँगे। अर्थात जो है ना, आय के जो स्रोत हैं, वो खुल जाएँगे। जो भी कुछ काम कर रहे हैं, उस काम में लाभ मिलेगा। ये तो शुक्र के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक ही ग्रह कोई भी किसी की भी तकदीर को, भाग्य को नहीं बदलता है। सभी ग्रहों की भूमिकाएँ होती है अपनी-अपनी जगह। तो ये शुक्र के माध्यम से अच्छा ही अच्छा हो रहा है। लेकिन सूर्य के माध्यम से क्या कुछ होगा, बुध के माध्यम से क्या कुछ होगा, गुरु के माध्यम से क्या कुछ होगा, इन सभी विषयों पर भी बात करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा कर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने, वो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो मैं बात करूँगा, आप देखिए, एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सूर्य अभी तक नीच के थे, भाग्य है, सूर्य अर्थात भाग्य है आपका। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ये धनु लग्न या राशि वालों के लिए प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करना ज़रूरी है। सूर्योदय से पहले उठना ज़रूरी है। भाग्योदय वो करवाना चाहते हैं, चाहते हैं कि भाग्य साथ दे, तो एक ही शर्त है, आधी से प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। आपका अगर ये धनु लग्न या राशि हो तो, सूर्योदय से पहले उठिए। सूर्य के जगने से पहले आप जगिए। सूर्य के उठने से पहले आप उठिए। अर्थात सूर्योदय होने से पहले। एक ही शर्त है। अब कभी भी पूर्व की ओर पैर करके मत सोइए। इस वजह से इतना ध्यान रखिएगा। तो सूर्य जो है, अभी तक क्या था कि ये एकादशस्थ होकर के, एकादशस्थ सूर्य अच्छे होते हैं, लेकिन नीच के थे। लेकिन अब हो जाएँगे ये द्वादशस्थ। भाग्येश का द्वादशस्थ होना शुभ नहीं है। क्या है? अशुभ है। अशुभ में क्या होगा? भाग्य साथ नहीं देगा। सूर्य के माध्यम से आपके ग्रह खराब हैं। तो भाग्य को अगर जागृत करना चाहते हैं या चाहती हैं, प्रातः सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, रोली या अर्थात कुमकुम डाल कर के, या फिर अक्षत डाल करके, कुमकुम, अक्षत या हल्दी डाल करके आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। एक आध कोई फूल डाल दीजिए उसमें,
पीला फूल हो सकता है, लाल फूल हो सकता है, कुछ भी हो, डाल करके ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और लोटा जो होना चाहिए तांबे का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य आपका कमज़ोर है, सूर्य को मजबूत करिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। सूर्य मजबूत नहीं करेंगे ना, शुक्र जो अच्छा फल दे रहा है ना, वो भी शुक्र अच्छा फल नहीं दे पाएगा, ध्यान रखिएगा। शुक्र मतलब मैंने आपको बताया ही ना, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो या फिर विवाह इत्यादि के लिए सबके लिए अच्छा है शुक्र। लेकिन सूर्य भाग्य ही साथ नहीं देगा, तो भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य ही अगर साथ नहीं दे रहा हो, तो अन्य ग्रह का ठीक होने से कोई ज़्यादा लाभ होता नहीं है। इसलिए सूर्य की उपासना आपको विशेष रूप से करनी है। ठीक है? अब मैं आता हूँ, लेकिन एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, जितना खराब होने की कल्पना आप कर चुके होंगे ना, उतना खराब होगा नहीं। कारण क्या है कि गुरु की दृष्टि है ना सीधा यहाँ पर, तो गुरु की शुभ दृष्टि होती है, गुरु की दृष्टि में अमृत होती है। तो अमृत जो है ना जब किसी भी ग्रह पर जाएगा ना, तो वो अमृत जो है ना कुछ भी खराब भी हो रहा हो ना, ठीक तो कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि सूर्योदय के बाद तक सोते रहें, ये कतई नहीं, सूर्योदय से पहले उठना है। हाँ, एक बात और, बुध की स्थिति मैं देख लेता हूँ, बुध क्या है आपका मान का ग्रह है, सम्मान का ग्रह है, बिज़नेस का ग्रह है, वाणी का ग्रह है, आपकी नौकरी का ग्रह है, इंटरव्यू का ग्रह है, आपका विवाह का ग्रह है, वैवाहिक जीवन का ग्रह है, ये सब कुछ का ग्रह कौन है? बुध है। तो अब बुध भी देखिए द्वादशस्थ है, वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि बुध के लिहाज से मंगल बुध को शत्रु मानता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात बुध मंगल के घर में, शत्रु के घर में जाकर के बैठा हुआ है और द्वादशस्थ बुध वैसे ही अच्छा नहीं होता है। तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या है? गणपति, अथर्व, शीर्ष, ध्यान रखिएगा। गणपति, अथर्व, शीर्ष का पाठ आपको करना है। गौ सेवा जितनी हो सकती है आप करिए। इससे अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन उतना खराब फिर भी नहीं होगा, जितना द्वादशस्थ वहाँ जाने के बाद नौकरी में परेशानी आती है। ऐसे यहाँ पर अगर ग्रह बुध होता है तो धनु लग्न वालों के लिए या राशि वालों के लिए नौकरी में परेशानी आती है, वाणी में मधुरता कहीं खत्म हो जाती है, कटुता आ जाती है, रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं, विवाह में दिक्कतें आती हैं, बनती हुई विवाह की बातें बिगड़ जाती हैं या फिर लव लाइफ में जो समस्याएँ आती हैं। विद्यार्थियों के लिए बुद्धि काम ही नहीं करती, पढ़ो, 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 पढ़ने का कोई मतलब औचित्य ही नहीं रह जाता है, क्योंकि याद ही नहीं होता है। ये सब कुछ होता है बुध की वजह से। बिज़नेसमैन के लिए तो ख़ासकर मैं बोलूँगा या फिर नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा नुकसानदायक और तकलीफ़देह होता है, बुध का इस भाव में जाकर के बैठना। चूँकि यहाँ पर भी फिर से मैं बोलूँगा कि गुरु की दृष्टि है, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके चतुर्थेश हैं, तो इनकी दृष्टि उस भाव में उन ग्रहों के पर होना सूर्य और बुध पर, जो कि बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं वहाँ बैठकर। चूँकि द्वादशस्थ भाव में द्वादशस्थ ग्रह राजयोग नहीं बनाते हैं, कमज़ोर हो जाता है, राजयोग बनता भी है तो, फिर भी गुरु की दृष्टि होना, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आपके लिए जितना नुकसान की कल्पना कर रहे होंगे ना, या फिर ये गुरु की दृष्टि नहीं होती तो यकीनन मैं कह सकता था कि आपको कतई जो है ना कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। लेकिन गुरु की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो नुकसान होने की संभावनाएँ थी, वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, वो उपाय आपको करने पड़ेंगे। करिएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक होगा, अच्छा होगा। ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप डिटेल में कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक ही राशि के व्यक्ति इस धरती में कम से कम 66 60 लाख और 60 करोड़ 66 लाख है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि 8 अरब लोगों की दुनिया है ना ये, अब 12 भागों में डिवाइड कर दीजिए 8 अरब लोगों को, तो कितने लोग हो जाएँगे? तो इतने ढेर सारे लोग होते हैं एक ही राशि में, सबके साथ एक ही जैसी घटना घटेगी, ये तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए आपकी जो कुंडली ये मैंने बताने की कोशिश की ना, ये मोटा-मोटी तौर पर है ना? तो आप अपने विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, जो तिथि आपको मिलेगी कुंडली दिखाने के लिए, उसी तिथि को मैं आपकी कुंडली का विस्तार से परामर्श करूँगा, आपकी कुंडली का। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।